यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उस चीज पर गहरी नजर डालेंगे जिसे हम सबने स्कूल में पढ़ा तो है, लेकिन शायद उसके असली मतलब को, उसकी ताकत को पूरी तरह नहीं समझा। मेरा मतलब है प्रस्तावना से। और ये एक ऐसा विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, अक्सर छात्र से बस एक, क्या कहते हैं, एक परिचय मानकर रट लेते हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत भूमिका है, या ये हमारे लोकतंत्र की नींव का वो पत्थर है जिसे हिलाया नहीं जा सकता? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसकी असली शक्ति इसके कानूनी सफर में छिपी है, जो बहुत दिलचस्प रहा है। तो चलिए इसी कानूनी सफर को समझने की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि महान न्यायविद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, आइडेंटिटी कार्ड। जी, ये एक बहुत शक्तिशाली उपमा है। पालकीवाला का कहना था कि जैसे एक परिचय पत्र किसी व्यक्ति की पहचान बताता है, उसके मूल चरित्र को बताता है, ठीक वैसे ही हमारी प्रस्तावना भारतीय राज्य के चरित्र और उसके लक्ष्यों को बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या हैं। और क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल। दिलचस्प है, लेकिन क्या ये उपमा इसे थोड़ा ज्यादा सरल नहीं बना देती? मतलब एक परिचय पत्र तो सिर्फ वर्णन करता है, वो कोई अधिकार या शक्ति तो नहीं देता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो क्या प्रस्तावना सिर्फ एक वर्णन है या इसके पीछे कोई कानूनी ताकत भी है? और यही हमारे आज की चर्चा का केंद्र बिंदु है। इसमें कानूनी ताकत है या नहीं, ये जानने के लिए हमें पहले इसकी जड़ों को समझना होगा। इसका स्रोत है पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। अच्छा, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा था। हाँ, यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बिल्कुल शुरुआत में उस प्रस्ताव में ये खाका खींचा गया था कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा। वो सारे आदर्श, वो सारे सिद्धांत जो हमारे संविधान का आधार बनने वाले थे, वो सब उसमें थे। और आगे चलकर यही प्रस्तावना बना। जी, इसी का संशोधित रूप हमारी प्रस्तावना बना। यहाँ एक बात मुझे हमेशा उलझाती है। अगर ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माण की शुरुआत में ही आ गया था, तो फिर प्रस्तावना को पूरे संविधान के बन जाने के बाद सबसे अंत में क्यों अपनाया गया? ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे संविधान निर्माताओं की असाधारण दूरदर्शिता थी। अच्छा। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रस्तावना में जो महान आदर्श लिखे जा रहे हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, हाँ। वो सिर्फ खोखले शब्द न रह जाए। मतलब वो पहले ये देखना चाहते थे कि क्या पूरा संविधान इन वादों को पूरा भी कर रहा है या नहीं। एकदम सही। जब संविधान के सारे अनुच्छेद, सारे भाग तैयार हो गए, तब उन्होंने प्रस्तावना को उसके सामने रखकर परखा। अच्छा। और ये पक्का किया कि प्रस्तावना वाकई में पूरे संविधान का सच्चा प्रतिबिंब है, उसका सटीक सार है। इससे किसी भी तरह की विरोधाभास की गुंजाइश ही खत्म हो गई। ये समझना वाकई दिलचस्प है, और यही सावधानी उन्होंने प्रस्तावना के शब्द चुनने में भी दिखाई होगी। बिल्कुल। प्रभुत्व संपन्न का सीधा सा अर्थ है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, हम किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं हैं। लेकिन आज के दौर में तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, UN है, WTO है। सही बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग थलग हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन संगठनों की सदस्यता अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं और अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करते। हमारे आंतरिक और बाहरी मामलों में अंतिम निर्णय हमेशा भारत का ही होगा। इसके बाद दो ऐसे शब्द आते हैं जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। हाँ, इन दोनों शब्दों को 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया। और इसको लेकर काफी बहस भी होती है। जी, पहले समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्द को लेते हैं। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत का समाजवाद चीन या पूर्व सोवियत संघ जैसा साम्यवादी समाजवाद नहीं है। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और निजी संपत्ति को खत्म करने पर जोर होता है। अच्छा। वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। और ये 42वें संशोधन के समय तो देश में आपातकाल लगा हुआ था। बिल्कुल, और ये आज भी एक बहस का विषय है।
आलोचक कहते हैं कि आपातकाल के दौरान इस शब्द को जोड़ना एक राजनीतिक कदम था। और समर्थक क्या कहते हैं? समर्थकों का तर्क है कि समाजवाद का आदर्श तो हमारे नीति निदेशक तत्वों में पहले से ही मौजूद था। इस संशोधन ने तो सिर्फ उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में जगह दी। तो ये दिखाता है कि प्रस्तावना भी राजनीतिक बहसों से अछूती नहीं रही है। जी हाँ, यही बात पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द के लिए भी कही जा सकती है। इसे भी उसी 42वें संशोधन में जोड़ा गया। और भारत में इसका मतलब पश्चिमी देशों से अलग है ना? बिल्कुल अलग है। पश्चिम में सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्म और राज्य के बीच एक दीवार, एक पूर्ण अलगाव। लेकिन भारत में इसका एक सकारात्मक अर्थ है। वो क्या? कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और संरक्षण करेगा। हमारे अनुच्छेद 25 से 28 तक के मौलिक अधिकार इसी सिद्धांत को ताकत देते हैं। सही बात है। और इसके बाद आते हैं दो शब्द जिन्हें लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हाँ, इनमें एक बारीक सा फर्क है। लोकतंत्र का अर्थ तो स्पष्ट है, सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। पर हर लोकतंत्र का गणराज्य होना जरूरी नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन। बिल्कुल, ब्रिटेन एक लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं, क्योंकि वहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है, राजा या रानी। अच्छा, तो गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं। एकदम सही। रिपब्लिक का अर्थ है कि राष्ट्र का प्रमुख, जो भारत के मामले में राष्ट्रपति हैं, एक निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाता है। ये राजशाही का ठीक उल्टा है। तो ये तो हुई राज्य की प्रकृति, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन अब सवाल यह है कि ये राज्य अपने नागरिकों को देना क्या चाहता है, इसके उद्देश्य क्या हैं? यहीं पर प्रस्तावना का हृदय आता है। ये 4 महान उद्देश्यों की घोषणा करती है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। सबसे पहले है न्याय, जस्टिस। और वो भी 3 तरह का: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसे थोड़ा उदाहरणों से समझते हैं। सामाजिक न्याय का क्या मतलब हुआ? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसी सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक जरिया है। और आर्थिक न्याय, क्या इसका मतलब है कि सबकी आय बराबर कर दी जाएगी? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर किसी से भेदभाव न हो और राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। मनरेगा जैसी योजनाएं इसी दिशा में एक कदम है। और राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ सबको बराबर राजनीतिक अधिकार। जी, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब। न्याय के बाद है स्वतंत्रता, लिबर्टी। हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारे मौलिक अधिकारों का मूल है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। मतलब इस पर कुछ वाजिब प्रतिबंध भी हैं। जी, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और फिर है समता, इक्वालिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। साथ ही राज्य सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 14 से 18 इसी को मजबूत करते हैं। और अंत में बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारे की भावना। ये शब्द सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए बंधुत्व शायद सबसे जरूरी तत्व है। संविधान निर्माता जानते थे कि बिना आपसी भाईचारे के राष्ट्र की एकता को बनाए रखना असंभव है। इसीलिए इसके साथ 2 और बातें जोड़ी गई। हाँ, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमारी एकल नागरिकता का सिद्धांत भी इसी को मजबूत करता है। तो ये सब सुनने के बाद हम फिर से उसी मूल सवाल पर आते हैं। ये इतने महान आदर्श हैं, लेकिन क्या इनके पीछे कोई कानूनी बल है? क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? इस पर न्यायपालिका का क्या रुख रहा है? ये वो सवाल है जिसने दशकों तक भारतीय न्यायपालिका को उलझाए रखा। इस कहानी में 2 बड़े मोड़ आए। पहला था 1960 का बेरूबारी यूनियन केस। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सीधी सादी व्याख्या दी। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की एक चाबी जरूर है, पर यह संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या मतलब? इसका असर क्या हुआ?
इसका सीधा मतलब ये था कि इसे अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता और ना ही संसद इसमें संशोधन कर सकती थी। उस समय के लिए प्रस्तावना महज एक सजावटी भूमिका में आ गई थी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। 13 साल बाद सब कुछ बदल गया। 1973? जी हाँ, 1973 में भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला सामने आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसे तो भारतीय लोकतंत्र को बचाने वाला केस भी कहते हैं और सही कहते हैं। उस समय सरकार और न्यायपालिका के बीच अधिकारों को लेकर एक जबरदस्त टकराव चल रहा था। सरकार का मानना था कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की असीमित शक्ति है। और इसी टकराव के बीच ये फैसला आया। बिल्कुल, 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने 7-6 के मामूली बहुमत से एक क्रांतिकारी फैसला सुनाया। कोर्ट ने बेरुबारी केस में अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। और क्या कहा? कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। लेकिन कोर्ट यहीं नहीं रुका। यहीं पर बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया। एकदम सही। कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। और उस बुनियादी ढांचे को समझने के लिए प्रस्तावना एक गाइड का काम करेगी। जी, इस एक फैसले ने प्रस्तावना को एक सजावटी भूमिका से उठाकर संविधान की आत्मा के पद पर स्थापित कर दिया। इसने तय कर दिया कि संविधान के मूल आदर्श किसी भी सरकार की मनमानी से ऊपर हैं। तो केशवानंद भारती केस ने प्रस्तावना को उसकी असली शक्ति दी और इसी के आधार पर इसमें एकमात्र संशोधन भी हो पाया। हाँ, जब ये तय हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन हो सकता है, तो 1976 में 42वें संशोधन से इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जी। संविधान सभा, वो संस्था जिसने गुलामी की जंजीरों के बीच भविष्य के भारत का नक्शा तैयार किया। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, ये एक राष्ट्र का जन्म था। तो फिर चलिए इस कहानी को बिल्कुल इसकी जड़ से पकड़ते हैं। ये विचार, ये जो आइडिया था, ये आया कहाँ से कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए एक सभा की जरूरत है? ये उस दौर में तो एक बहुत बड़ी बात रही होगी। देखिए, ये विचार अपने आप में ही एक क्रांति था। इसकी जो पहली चिंगारी है वो हमें 1934 में दिखती है। 1934 में? जी हाँ। एमएन रॉय, जो उस वक्त वामपंथी आंदोलन के एक बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने ये बात सबसे पहले सामने रखे। अच्छा। उनका कहना बिल्कुल साफ था, अगर भारत का भविष्य भारतीयों को तय करना है तो भारत का संविधान भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही बनाएंगे। और उसके लिए एक संविधान सभा चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यानी एक व्यक्ति का विचार जो आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बन गया। तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने इसे अपनी आधिकारिक मांग कब बनाया? एमएन रॉय के प्रस्ताव के ठीक 1 साल बाद, 1935 में। बस 1 साल बाद ही? जी, 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग घोषित कर दिया। अब ये सिर्फ एक बुद्धिजीवी का ख्याल नहीं था, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत की लड़ाई का हिस्सा बन चुका था। यहां से ये विचार जंगल की आग की तरह फैला। लेकिन उस वक्त हुकूमत तो अंग्रेजों की थी। उन्होंने इस मांग को गंभीरता से कब लेना शुरू किया? जाहिर है वो आसानी से तो सत्ता सौंपने वाले नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे सालों तक नजरअंदाज किया। उन पर असल दबाव तो बना दूसरे विश्व युद्ध के समय। जब उन्हें जंग के लिए भारतीय सैनिकों और संसाधनों की जरूरत पड़ी। बिल्कुल। और उसी मजबूरी में 1940 के अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने पहली बार सिर्फ सिद्धांत के तौर पर हमारी मांग को माना। अच्छा, तो ये एक तरह से कूटनीतिक जीत थी। हाँ, एक बड़ी जीत थी। सिद्धांत के तौर पर मान तो लिया, लेकिन इसे हकीकत बनाने की पहली ठोस कोशिश कब हुई? मैंने 1942 के क्रिप्स मिशन के बारे में सुना है, पर वो नाकाम क्यों हो गया था? हाँ, क्रिप्स मिशन एक ठोस प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन वो एक ऐसे मुद्दे पर आकर अटक गया जो उस वक्त भारत की राजनीति में सबसे बड़ा कांटा बना हुआ था। बंटवारा। जी, बंटवारा। मुस्लिम लीग उस वक्त तक 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर अड़ चुकी थी। वो एक अलग संविधान सभा चाहती थी, एक अलग देश चाहती थी। इस वजह से बातचीत टूट गई और मिशन फेल हो गया। तो वो कौन सा मोड़ था जब सारी रुकावटें दूर हुई और संविधान सभा का बनना तय हो गया? वो निर्णायक मोड़ आया 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के साथ।
इस मिशन ने एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जिसमें मुस्लिम लीग की चिंताओं को भी जगह दी गई और देश को एक रखने का प्रयास भी किया गया। अच्छा। इसी योजना ने वो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जिसके आधार पर आखिरकार संविधान सभा का गठन हुआ। इसने असल में रास्ता खोला। तो इस योजना के तहत सभा की शक्ल कैसी बनी? इसमें कितने लोग थे और उन्हें चुनने का तरीका क्या था? ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी सवाल है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। योजना के मुताबिक कुल 389 सीटें तय की गईं। 389? हाँ, और ये संख्या अपने आप में एक कहानी कहती है। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं, यानी वो प्रांत जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, और बाकी 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं। 93 सीटें रियासतों के लिए? जी, ये दिखाता है कि चुनौती सिर्फ संविधान लिखना नहीं थी, बल्कि 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को भारत के विचार में शामिल करना भी था। एक मिनट, ये जानना दिलचस्प है कि इन सदस्यों को चुना कैसे गया? क्या ये आज की तरह आम चुनाव थे जहां हर कोई वोट डालता है? नहीं, यहीं पर एक बड़ा फर्क है और इसे समझना जरूरी है। ये सभा सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। अच्छा। ये एक मिला जुला सिस्टम था। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, लेकिन उसमें वोट डालने का अधिकार सिर्फ प्रांतीय विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों को था। मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष चुनाव। बिल्कुल। और जो 93 सीटें रियासतों की थीं, वहां के राजाओं को अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने यानी नॉमिनेट करने का हक था। तो ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी। जी बिल्कुल। और जब जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए, तो नतीजों ने क्या तस्वीर पेश की? नतीजों ने साफ कर दिया कि कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी आवाज है। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, जबकि मुस्लिम लीग की 73 सीटें मिली। लेकिन इस चुनावी तस्वीर पर जल्द ही बंटवारे का साया पड़ने वाला था। जैसे ही देश का विभाजन तय हुआ, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। तो सभा की सदस्य संख्या कम हो गई होगी? हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। तो इन तमाम चुनावों और बंटवारे के दर्दनाक माहौल के बाद आखिरकार 299 लोग एक कमरे में इकट्ठा हुए। मैं सोच सकता हूं कि उनके कंधों पर कितना बड़ा बोझ होगा। वो पहला दिन कैसा था? वो एक ऐतिहासिक दिन था। 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, जहां आज संसद है, सभा की पहली बैठक हुई। उस दिन माहौल में उम्मीद भी थी और एक अनिश्चितता भी थी। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत करने के लिए फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और फिर स्थायी तौर पे नेतृत्व किसे सौंपा गया? ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसने सभा को एक स्थिर नेतृत्व दिया जो अगले 3 साल तक इस विशाल प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाला था। लेकिन किसी भी सफर के लिए एक मंजिल का होना जरूरी है। संविधान सभा की मंजिल क्या होगी, ये किसने तय किया? मैंने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पढ़ा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, वो सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था। वो एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट था। बिल्कुल, वो आने वाले भारत का घोषणा पत्र था। वो हमारे संविधान का दार्शनिक आधार था, उसका डीएनए था। उस प्रस्ताव ने ये तय किया कि भारत एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य होगा। उसमें सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी गई। मतलब हमारी प्रस्तावना का सार। जी, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना का पहला ड्राफ्ट था। और जब 22 जनवरी 1947 को पूरी सभा ने इसे एक मत से स्वीकार किया, तो ये तय हो गया कि हमारा संविधान किस रास्ते पर चलेगा। अब रास्ता तो साफ था, लेकिन काम बहुत बड़ा था। पूरे देश का कानून बनाना ये कुछ लोगों के बस की बात तो नहीं थी। इस प्रक्रिया को संभाला कैसे गया? इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया। पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए कई समितियां यानी कमेटियां बनाई गई। हर कमेटी को एक खास जिम्मेदारी दी गई। जैसे केंद्र सरकार की शक्तियों पर काम करने के लिए संघ शक्ति समिति थी, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। राज्यों के अधिकारों के लिए प्रांतीय संविधान समिति थी, जिसकी कमान सरदार पटेल के हाथ में थी।
कुल मिलाकर ऐसी 8 बड़ी और कई छोटी समितियां थीं। और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। निस्संदेह प्रारूप समिति इस पूरे प्रक्रिया का दिल थी। उसका काम था सभी समितियों की सिफारिशों को इकट्ठा करना, उन पर विचार करना और संविधान का एक पहला मसौदा तैयार करना। 29 अगस्त 1947 को बनी इस कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे और उनके साथ 6 और कानूनी विशेषज्ञ थे। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इस कमेटी में उनकी भूमिका इतनी अहम क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो सिर्फ अध्यक्ष नहीं थे, वो इस संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। उनका कानून का गहरा ज्ञान, उनकी तर्क शक्ति और उनकी दूरदर्शिता ने संविधान को वो रूप दिया जो आज हमारे सामने है। सही। वो हर एक क्लॉज पर घंटों बहस करते थे, हर शब्द के असर को समझते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि संविधान सिर्फ कानून की किताब ना बने, बल्कि सामाजिक न्याय का एक साधन भी बने। ये भी सुना है कि उन्होंने दुनिया भर के कई संविधानों का अध्ययन किया था, लेकिन इसमें एक खतरा भी तो हो सकता है कि कहीं अलग अलग जगहों से लिए गए विचारों की खिचड़ी न बन जाए जो भारत के मिजाज से मेल न खाए। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, ये सच है कि कमेटी ने लगभग 60 देशों के संविधानों को खंगाला था, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज की नकल नहीं की। अच्छा। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन विचारों को लिया, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली या अमेरिका से मौलिक अधिकार, और फिर उन्हें भारतीय जरूरतों के सांचे में ढाला। उन्होंने सिर्फ क्या नहीं लिया, बल्कि ये भी देखा कि क्यों और कैसे वो भारत के लिए काम करेगा। इस मेहनत का नतीजा फरवरी 1948 में पहले ड्राफ्ट के रूप में सामने आया। और कमाल की बात यह है कि इसे तुरंत पास नहीं किया गया। तो क्या हुआ? इसे देश की जनता, अखबारों और विशेषज्ञों के बीच बहस के लिए जारी किया गया। लोगों को इस पर अपनी राय देने और संशोधन सुझाने के लिए 8 महीने का वक्त दिया गया। 8 महीने? ये तो अपने आप में एक अद्भुत लोकतांत्रिक प्रयोग था। बिल्कुल। यानी जनता की राय को भी इसमें शामिल किया गया। हाँ, इसके बाद संविधान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया क्या थी? इसके बाद सभा में वाचन यानी रीडिंग का दौर शुरू हुआ। अंतिम ड्राफ्ट पर 3 बार विस्तार से चर्चा हुई। हर एक अनुच्छेद, हर एक शब्द पर बहस होती थी, संशोधन पेश किए जाते थे और उन पर वोटिंग होती थी। ये एक बहुत ही बारीकी वाला और थका देने वाला काम था। इस पूरे काम का पैमाना कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े हैं? कितना समय लगा, कितनी बैठकें हुई? आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। संविधान को बनाने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी, इस दौरान 11 सत्र हुए जो कुल 165 दिनों तक चले। और संशोधनों की बात करें तो सोचिए 7,500 से ज्यादा संशोधन पेश किए गए। 7,500? हाँ, ये दिखाता है कि ये कोई रबर स्टैम्प सभा नहीं थी, हर विचार को कसौटी पर परखा जा रहा था। तो इतने लंबे और गहन मंथन के बाद वो ऐतिहासिक दिन कब आया जब संविधान को आखिरी मंजूरी मिली? वो दिन था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। जी, इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अपनाया यानी एडॉप्ट किया और अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन हम गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को मनाते हैं। अगर संविधान 26 नवंबर को तैयार हो गया था तो उसे पूरी तरह लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? ये एक ऐतिहासिक वजह से था। 26 जनवरी की तारीख का स्वतंत्रता आंदोलन में एक खास महत्व था। 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। अच्छा, तो उस तारीख को सम्मान देने के लिए? बिल्कुल। उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू करने का फैसला किया गया। हालांकि नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद जैसे कुछ जरूरी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो 26 नवंबर के बाद और 26 जनवरी से पहले क्या संविधान सभा का काम खत्म हो गया था? उनकी एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बैठक बाकी थी। ये बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। ठीक 2 दिन पहले? जी, उस दिन 3 बड़े काम हुए। पहला, इसी सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। दूसरा, जन गण मन को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया और तीसरा, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। और इसके ठीक 2 दिन बाद
26 जनवरी 1950 को भारत के इतिहास का एक नया पन्ना खुला। सही कहा। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, डोमिनियन से गणराज्य बनना। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। डोमिनियन का मतलब था कि हम आजाद तो थे, लेकिन हमारे राष्ट्र का सांकेतिक प्रमुख अभी भी ब्रिटेन का राजा या रानी था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमने इस आखिरी कड़ी को भी तोड़ दिया। हम एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य बने। इसका मतलब था कि अब भारत का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा चुना जाएगा। असली शक्ति अब पूरी तरह से भारत के लोगों के हाथ में आ गई थी। कुल मिलाकर संविधान सभा की यात्रा सिर्फ एक कानून की किताब लिखने तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये आधुनिक भारत की आत्मा को गढ़ने की यात्रा थी। ये उन सैकड़ों लोगों की दूरदर्शिता, उनकी मेहनत और उनके त्याग का नतीजा है, जिन्होंने बंटवारे के जख्मों के बीच एक ऐसे भारत की नींव रखी जो अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण बना। सही। ये सभा आधुनिक भारत के लोकतंत्र की जननी है। वाकई, एक विचार से शुरू होकर एक पूरे राष्ट्र का भविष्य तय करना, ये एक असाधारण सफर है। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को अपनाया, लेकिन उन्हें भारतीय मिट्टी के अनुकूल बनाया। ये सोचना फैसिनेट करता है कि ये संतुलन उन्होंने कैसे साधा होगा। कौन से विदेशी विचार थे जिन्हें उन्होंने लगभग जस का तस ले लिया, और कौन से ऐसे थे जिन्हें भारतीय समाज की हकीकत के हिसाब से पूरी तरह बदलना पड़ा। ये अपने आप में एक और गहरी पड़ताल का विषय है। दोस्तों, ये था भारतीय संविधान के निर्माण का सफर। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपकी यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना न भूलें।